पेटीएम के शेयर्स दिन पर दिन लगातार गिरते ही जा रहे हैं। जहां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अगर देखें तो शायद ये सबसे बड़ा किसी कंपनी का फॉल होगा। लेकिन ये वही कंपनी रही है जिसने साल 2015 में एनबीएफसी सेक्टर में जियो को राइज तक नहीं करने दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है? बजाज फाइनेंस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसको साल 2007 में राहुल बजाज ने शुरुआत किया था। फाइनेंशियल ईयर 23 में बजाज फाइनेंस के शेयर करीब 62% से ज्यादा प्रॉफिट रेज किए हैं। लेकिन इस कंपनी को इस हद तक आने में करीब 15 साल से ज्यादा लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी भी कंपनी है जिसने सिर्फ 2 महीने के अंदर ये मुकाम हासिल कर लिया है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मार्केट वैल्यूएशन आज $17 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। पेटीएम और जियो फाइनेंशियल में एक बात सिमिलर है। जिस तरह से पेटीएम लगातार दिन पर दिन गिरता जा रहा है, वही जियो फाइनेंशियल के स्टॉक लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रिलायंस जिस सेक्टर में भी एंटर करता है, उस सेक्टर को ये डिसरप्ट कर दिया करता है, जैसा कि हमने टेलीकॉम मार्केट में पहले देख ही लिया है। और यही एक्सपेरिमेंट जियो अब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कर रहा है, जहां साल 2023 के अगस्त में इन्होंने अपना फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरा डीमर्जर करके एक अलग एंटिटी बना दिया, जिसके बाद जियो फाइनेंशियल इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसने एक बार और फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर किया था और ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं। Jio Money will play a crucial role in digitization of payments in India by offering a platform for ubiquitous, affordable and secure digital payments. तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या रिलायंस ने पिछली बार गलतियां किया था फाइनेंस सेक्टर में और इस बार वो क्या अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस पूरे फाइनेंस सेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और रिलायंस के एडवांटेजेस को देखते हैं, वो किस तरीके से इस मार्केट में कम्पीट कर रहा है। साल 2015 के एनुअल शेयर होल्डिंग मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो मनी को लॉन्च किया। इसमें पेमेंट ऑप्शन और डिजिटल वॉलेट का ऑप्शन था। उस समय इंडियन मार्केट में पेटीएम सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी और जियो मनी उस समय रिलायंस के इकोसिस्टम का एक छोटा सा प्लेयर हुआ करता था। इनके वॉलेट ऐप के बिजनेस में अगले 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ जाते हैं। लेकिन रिलायंस ने अपना पेमेंट बैंक, जिसको स्टार्ट 2015 में उन्होंने किया था, उसके ऑपरेशन पे उन्होंने काफी डिले कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचना था पेमेंट के सिस्टम का, वो लॉन्च करते करते 2021 आ गया, जिसके बाद ये मार्केट पूरी तरीके से पेटीएम और बाकी कंपनी से लीड कर लिया था। उस समय रिलायंस का मेजर फोकस अपने टेलीकॉम बिजनेस पे था, रिटेल बिजनेस पे था, ई कॉमर्स पे और एंटरटेनमेंट जैसे कई सारे बिजनेसेस पे था, जिस वजह से इनका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस पीछे कहीं छूट गया था। वही इनके उस समय फेल होने का दूसरा बड़ा रीजन था पेटीएम, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जितना पूरा मार्केट था वो पेटीएम के पास चला गया था और मार्च 2023 तक रिलायंस रिटेल फाइनेंस का टोटल एसेट 3680 करोड़ था। लेकिन रिलायंस ने बदलते इंडियन मार्केट को काफी बखूबी समझा। उन्होंने देख लिया था कि अब इंडिया में लैंडिंग बिजनेस राइज पे है। इंडिया में अब लोग अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लोन लिया करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक टी शर्ट भी लेना है 3000 का है, तो उसमें भी लोग अब लोन ले लिया करते हैं। तो लैंडिंग बिजनेस अब छोटे स्केल पे काफी तेजी से राइज कर रहा था, जिसके बाद जियो ने भी इस मार्केट में दोबारा एंटर करने का कोशिश किया। इस बार रिलायंस ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बिल्कुल अलग कर दिया, जिस वजह से उन्होंने अगस्त 2023 में इस कंपनी का डीमर्जर किया और फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग एंटिटी बन गई और बिजनेस को अलग इस हद तक किया कि रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसमें से फाइनेंशियल सर्विस निकल के अलग नवी मुंबई में उनका एक नया ऑफिस बना, ताकि इनकी पेरेंट कंपनी का कोई भी इस कंपनी में इंटरेक्शन ना हो और रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज अकेले इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। अब एक बार हम जियो फाइनेंशियल के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे रिलायंस का रिटेल और मर्चेंट बिजनेस पूरी तरीके से जियो पेमेंट बैंक के अंदर आएगा। इनका इंश्योरेंस का बिजनेस अब जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के अंदर होगा और एसेट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ब्लैक रॉक से टाई अप कर लिया है। दूसरी चीज जो जियो फाइनेंशियल को टॉप पे ले जाने के लिए जरूरी है, वो है इनकी एक टीम। एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि रिलायंस को टॉप पे लेके जा सके, जिस पे रिलायंस ने काफी बखूबी काम किया है। आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लैंडिंग कंपनी आईसीआईसीआई बैंक है और जियो फाइनेंशियल की इन्हीं पे नजर है। आज जियो फाइनेंशियल के जो सबसे बड़े एम्प्लॉयज है वो आईसीआईसीआई बैंक के ही अंदर के हैं। आइए दोस्तों, आपको समझाते हैं। नीरज धवन, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं जियो के, वो आईसीआईसीआई बैंक में भी पहले काम कर चुके हैं। रंजीत साहा, जो कि इनके रिस्क मैनेजमेंट हेड हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ पहले काम कर चुके हैं। इसके साथ ही गरिमा नाहर, जो कि पहले आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम किया करती थी, वो आज इस कंपनी की जनरल काउंसलर है। साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने ही बाहर निकाला था। उसके बाद हितेश चेटिया, जो कि आज जियो के प्रेसिडेंट और सीईओ है, वो पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे।
सिर्फ साइड एम्प्लॉयज ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के टॉप एम्प्लॉयज भी आज के डेट में जियो के साथ हैं। अगर आप देखें तो केवी कामत जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं जियो फाइनेंशियल्स के। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंडिंग कंपनी के जितने बेस्ट प्लेयर्स थे उनको अब इस समय जियो अपने साथ काम कर रहा है। रिलायंस ने टेलीकॉम बिजनेस में भी उस समय ऐसा ही किया था। उस समय टाटा कम्युनिकेशन और एयरटेल के जो बेस्ट एम्प्लॉयज थे उनको जियो ने अपने साथ जोड़ लिया था, और वही सेम चीज आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में इस समय दिखाई देगी। जियो फाइनेंशियल्स में अगर आप आईटीआई एसेट मैनेजर को देखें तो वो है जॉर्ज हेबर्ट जोसेफ, जिन्होंने 2018 में आईसीआईसीआई आईटीआई म्यूचुअल फंड का पूरा बिजनेस स्क्रैच से डेवलप किया था। इसके साथ ही जियो ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया है। जिसके बाद अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जीरोधा, ग्रो और आईएनडी मनी जैसे बड़ी कंपनीज के बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। बेसिकली एएमसी एक मैनेजमेंट फीस है जो कि आपके एसेट के परसेंटेज पे बेस्ड होता है। वहीं बाकी जो इंडियन कंपनीज डील करती हैं वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया करती हैं आपके पर ट्रांजैक्शन का या फिर आपके पर ट्रेड का। तो यहाँ पे जब एक बड़ी एसेट कंपनी आती है तो उस मार्केट को बहुत तेजी से डिसरप्ट कर सकती है जियो। इसके साथ ही ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके जियो $540 बिलियन से बड़े के इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी डेंट पहुंचाना चाहती है, जिसका मार्केट लीडर अभी एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़ी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे रिलायंस के पास एक बड़ा विजन है। अगर आप देखेंगे रिलायंस इस समय मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि अगर आप रिटेल सेक्टर में देखिए या अगर आप देखिए कि रिलायंस के जितने सारे सर्विसेज हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर फोन कनेक्शन देखें तो वो रिलायंस है। तो रिलायंस के पास कस्टमर्स का बहुत बड़ा एक एक्सेस है, जिस वजह से वो अपनी लैंडिंग सर्विसेज कस्टमर को इजीली ऑफर कर सकते हैं। अब जहां बाकी कंपनियां अपने अलग अलग तरीके लगाती हैं कस्टमर तक पहुंचने के, जैसे पेटीएम ने अपने क्यूआर कोड्स दिया था जिससे बहुत सारे कस्टमर ट्रांजैक्शन किया करते थे और तब पेटीएम अपने कस्टमर तक पहुंच के उनको उधार दिया करती थी, मतलब अपना लैंडिंग बिजनेस आगे चलाया करती थी। लेकिन रिलायंस के पास बड़ा एडवांटेज है, उनके कई सारे बिजनेस हैं जिसमें इंडिया के करोड़ों कस्टमर्स कनेक्टेड हैं, तो उन सबको अपने लैंडिंग बिजनेस से जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना भी व्यू बताइएगा कि आने वाला टाइम जियो फाइनेंशियल्स का कैसा रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।